नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला पाठशाला रेलवे एग्जाम पे। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। कौन सी कंपनी 9 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई? इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे और डिटेल में पहुँचेंगे। उसके पहले आज के दिन का कोड देखेंगे, थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करेंगे। द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड। जो आगे रहने का जो सीक्रेट है वो यही है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे कहाँ से पहुँचेंगे। सो स्टार्ट करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सो चलते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 9 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? तो सबसे पहली बात यह है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये जो है अब 9 लाख करोड़ रुपए का जो है आंकड़ा, बाजार मूल्य, बेसिकली वैल्यूएशन बोलते हैं इसको स्टार्टअप के टर्म में, वैल्यूएशन, TCS शॉर्ट फॉर्म इसको TCS, और इसी नाम से ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये क्या है, 9 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ जो है इसका वैल्यूएशन क्रॉस कर गई है, इसका वैल्यूएशन क्रॉस कर गई है। तो ये दूसरी कंपनी बनी है, दूसरी कंपनी बनी है। तो मतलब पहली कंपनी कौन है? पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और अगर हम बात करें थोड़ा सा कि TCS के जो है CEO का नाम क्या है, तो राजेश गोपीनाथन है, राजेश गोपीनाथन। ये डेटा एक ऐसी चीज़ है जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो याद रखनी चाहिए। तो रिलायंस इंडस्ट्री पिछले साल ही अक्टूबर में जो है ये वैल्यूएशन तक पहुंची थी, और इस साल TCS 9 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ रुपए बहुत होता है भाई साहब, 9 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे पहुंची है। स्टार्टअप जो भी होता है, स्टार्टअप फिर बड़ी कंपनी होती है, फिर बड़ी कंपनी होती है, वो वैल्यूएशन से कैलकुलेट की जाती है। तो 9 लाख करोड़ का वैल्यूएशन क्रॉस कर चुकी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, नेशनल होम्योपैथिक विधेयक 2020 में कितने सदस्य होंगे? ये एक्चुअली 20 सदस्य होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल है क्या। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, और इसके साथ एक और बिल पास किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल, पास्ड इन पार्लियामेंट। ये दोनों बिल जो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। अब ये जो बिल है, ये पुराना जो बिल था उसको अमेंड करके नए बिल बनाए गए हैं। एक पुराना जो एक्ट था, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, जहाँ से देखिएगा नाम, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973, इसको जो है रिप्लेस करके राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 जो है पार्लियामेंट में पास किया गया है, और मतलब इसका नया वर्जन होगा, इसका यह स्थान ले लेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2020, ये क्या है, चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1970 का स्थान लेगी। अब इन दोनों में इसमें 20 सदस्य और इसमें 29 सदस्य। इसमें नाम छोटा है तो छोटा याद कैसे करोगे, जिसका नाम छोटा है तो कम सदस्य, और जिसका नाम बड़ा है उसमें ज़्यादा सदस्य। तो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बात कर रहे हैं, नेशनल कमीशन बनाई गई है। कमीशन का मतलब आप समझ रहे हो ना, लोगों का एक ग्रुप बनाया गया। तो इसमें 20 लोगों का ग्रुप बनाया गया है, और जिसमें से एक अध्यक्ष होंगे, एक होम्योपैथिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय होम्योपैथी के महानिदेशक होंगे, इसमें ये 3 मेजर लोग होंगे और बाकी अन्य लोग होंगे। तो एक कमीशन बनाई गई है होम्योपैथी के लिए। और पहले क्या था, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट था, और इसके अलावा जो बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल, इनके लिए नेशनल कमीशन बनाया गया। कमीशन का मतलब होता है कि एक कमेटी होती है, और कमेटी का फॉर्मेशन कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए किया जाता है। सो अगर मैं बात करूं कि इंडियन नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल, इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें 29 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक आयुर्वेद बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, यूनानी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, सिद्ध और सेवा रिग्बा शामिल होंगे। तो इतने सारे लोग होंगे। तो ये जो 2 तरीके के बिल है, दोनों बिल में एक कमीशन है। एक बिल ऐसा है जो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बनाई गई, जिसमें 20 सदस्य शामिल होंगे, और एक जो बिल पास किया गया है वो है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल, और इस कमीशन में जो है 29 सदस्य शामिल होंगे। इसके बाद दिन के अगले खबर की तरफ मूव करेंगे। यह है, किसको यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यूरो मनी अवार्ड्स, पहले तो मैं ये समझना पड़ेगा कि ये किसको मिलता है। जो बैंकर्स होते हैं बेसिकली, यूरो मनी अवार्ड जो है उनको मिलता है। तो ये जो इस बार मिला है, ये मिला है आपके आदित्य पुरी जी को। ये HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। किसके? HDFC बैंक के, HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। थोड़ा सा और डिटेल लेते हैं इनके विषय में। और
एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण, एचडीएफसी जो है आपको पता है ना, एचडीएफसी ये बहुत बड़ा बैंक बन गया है। चाइना ने अभी इसके कुछ परसेंटेज खरीदे हैं, आपको पता है कोविड-19 के सिचुएशन के दौरान, तो एक तरीके का विश्व स्तरीय बैंक बना हुआ है और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है यूरोमनी 2020। और यूरोमनी अवार्ड जो होता है एक्सीलेंस पुरस्कार है जो सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को मिलता है। आदित्य पुरी का जो योगदान रहा है एचडीएफसी में बहुत ज़्यादा सराहनीय रहा है, तो ये याद रखिएगा। आदित्य पुरी को यूरोमनी जो है अवार्ड मिला हुआ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद इको एसओसी ऐसे लिखते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है, कि एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। तो भारत को अगले कितने साल के लिए पूछ रहा है कि भारत को अगले कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। तो ये 4 साल के लिए चुना गया है। बात समझिए कि इस बार जो यूनाइटेड नेशन में इस विंग में एंट्री करने के लिए जो लड़ाई चल रही थी वो चल रही थी अफगानिस्तान, भारत, इंडिया बोल दो इसको, और फिर चाइना के बीच में। तो 54 जो सदस्य थे, 54 देशों ने इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, और इनको फेवर तो किया। ये फाइट 3 लोगों को चल रही थी, इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना। तो इंडिया और अफगानिस्तान के लिए लोगों ने वोट किया, लेकिन चाइना जो है इसको वोट नहीं मिल पाया। चाइना को क्या है, वोट नहीं मिल गया पाया। इंडिया को जो है क्या किया, शामिल किया गया है 4 सालों के लिए अगले। तो थोड़ा सा और इसके विषय में डिटेल देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल कि इंडिया बिकम्स मेंबर ऑफ यूएन इको एसओसी बॉडी। इकोनॉमिक सोशल बॉडी बेसिकली होती है, ये महिलाओं के लिए काम करने, महिलाओं की स्थिति जानने के लिए जो है वर्ल्ड वाइड ये काम करती है। ये जो है 2021 से लेकर 2025 तक ये सदस्य बने रहेंगे। और जो लड़ाई चल रही थी भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच में चल रही थी, मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों ने जो है क्या किया, वोट दे दिया। लेकिन चाइना को आधा रास्ता भी जो है साफ नहीं कर पाई। रीज़न ये है कि बहुत सारा जो है हेट चल रहा है चाइना को लेके, पता है ना, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हेट चल रहा है। तो इसका भी खामियाजा जो है चाइना ने भुगता है। थोड़ा सा जान लेंगे, चाइना रिवीजन हो गया, लास्ट वाली क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। चाइना की कैपिटल बीजिंग, चाइना का जो है करेंसी होगा युआन बोलते हैं। ली केक्विंग यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अफगानिस्तान में अगर बात करें तो काबुल राजधानी हो गई, इसकी कैपिटल। अफगानी यहाँ की क्या हो गई, करेंसी हो गई। और यहाँ से प्रेसिडेंट होते हैं अशरफ गानी, ये बहुत फेमस नाम है अशरफ गानी और सभी को याद होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करेंगे। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो देखो यार, पेटीएम में घुस गई है। पेटीएम कहाँ घुस गई है? पेटीएम पे घुस गई है पेटीएम फर्स्ट गेम, PFG। मतलब अजीब अजीब गरीब तरीके से नाम लेके आ जाते हैं। बेसिकली ये जो PFG है, ये है क्या पहले आप समझ लीजिए। आजकल आपने बहुत सुना होगा ड्रीम 11 और अलग अलग तरीके की फैंटेसी गेम चल रही हैं। तो फैंटेसी गेम वाले सेगमेंट में पेटीएम एंट्री मार रहा है और पेटीएम इसमें 300 करोड़ रुपए निवेश करने वाला है। और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है सचिन तेंदुलकर को चुना है। भाई साहब, अब इसका प्रमोशन कौन करेंगे? सचिन तेंदुलकर करेंगे। आने वाले समय में आपको ये सचिन तेंदुलकर इस गेम को लेके प्रमोशन में दिखाई देंगे। देख रहे हैं, फर्स्ट गेम्स पेटीएम, साहब जी का फोटो। तो बेसिकली जो यही है कि जो पेटीएम है, पेटीएम आपको पता है कि वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है इनका काफ़ी बड़ा नाम हो गया है और 300 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करने वाली है। छोटा सा इन्फॉर्मेशन रहा। किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज़ के रूप में नामित किया गया? अमिताभ बच्चन को ये नाम लिया गया। एलेक्सा का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। आज से पहले जो है एलेक्सा के लिए कभी भी किसी पर्सनालिटी का जो है वॉइस के लिए जो है चुना नहीं गया था। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि अमिताभ बच्चन को चुना गया है। Amazon.com ये आपकी अमेजन की कंपनी है, ये ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है। इस डील के बाद अमिताभ बच्चन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बनेंगे। अमिताभ बच्चन से पहले किसी और ने जो है आवाज़ नहीं दिया है भारत की तरफ से, अपनी वॉइस नहीं दिया हुआ है। अमेजन ने पहली बार एलेक्सा के लिए किसी सेलिब्रिटी आवाज़ का इस्तेमाल तब किया था जब हॉलीवुड अभिनेता सैमुअल एल जैक्सन, इन्होंने जब एलेक्सा के ऊपर एक फिल्म बनाई थी, एलेक्सा पर पहली फिल्म बनाई थी, तब पहली बार जो है अमेजन ने पीछे से किसी को वॉइस चुना हुआ था। और पिछले साल गूगल असिस्टेंट ने अमेरिकी गायक जॉन लीजेंड की आवाज़ का इस्तेमाल किया था। गूगल असिस्टेंट आपने सुना होगा ना,
कि हमको कुछ भी पूछना हो तो हम गूगल से पूछते हैं, और पहली बार जो है जॉन लीजेंड इनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया था। ये छोटा सा फैक्ट है, कई बार जो है आपके एग्जाम में आ जाएगा कि गूगल असिस्टेंट या गूगल ने पहली बार अपने गूगल असिस्टेंट प्रोडक्ट के लिए किस 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 पर्सनालिटी का जो है वॉइस लिया था, तो जॉन लीजेंड ने लिया था। और एलेक्सा या अमेज़न ने पहली बार वॉइस जो है कब लिया था, जब सैमुअल एल जैक्सन ने एलेक्सा पर पहली फिल्म बनाई थी। कौन पहले भारतीय सेलिब्रिटी है जिन्होंने एलेक्सा के लिए आवाज़ दिया हुआ है, तो ये हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी। सुपरस्टार बोलते हैं, इनके आगे नाम लगाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में एक नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? यहाँ दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में एम्स को जो है स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। और थोड़ा सा डिटेल डाल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये नाम याद जरूर रखिएगा, इसी के तहत स्थापित किया जाना है। और 1264 करोड़ रुपए की जो है लागत से ये बनाया जाएगा। क्या बिहार के दरभंगा में जो है, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 1264 करोड़ रुपए लगा के एम्स की स्थापना की जाएगी। ये डिटेल है, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। माई लाइफ इन डिज़ाइन शीर्षक से उनकी पहली पुस्तक किसने लिखी है? गौरी खान ने जो है पहली अपनी पुस्तक लिखी है। गौरी खान, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि गौरी खान ने कौन सी किताब लिखी है? माई लाइफ इन डिज़ाइन लिखी हुई है। माई लाइफ इन डिज़ाइन ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है। कॉफ़ी टेबल बुक का मतलब समझ लीजिए, कॉफ़ी टेबल बुक है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो आपके घर में जो है एक लिविंग रूम है, लिविंग रूम जो किचन के आसपास रहता है, और कई बार किचन से ओपन रहता है, कई बार किचन से ओपन भी नहीं रहता है, तो उसके सामने टेबल पड़ा रहता है। तो टेबल पे जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो कुछ बुक्स रखी जाती है देखने के लिए। तो बेसिकली ये जो बुक है इसको कॉफ़ी टेबल बुक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये शो पीस में पड़ा रहता है। इसमें ज़्यादातर पिक्स रहती है, ज़्यादातर डिजाइंस रहते हैं, जिसमें आदमी आके बैठते हैं, पिक्स चेंज कर करके पिक्स देखता है, पढ़ता नहीं है। ये कॉफ़ी टेबल बुक बोली जाती है जो पिक्स के माध्यम से पूरी किताब बनाई जाती है। तो ये जो है गौरी खान ने बनाया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे गौरी खान का फेस देखेंगे, ठीक है। तो इंटीरियर डिज़ाइनर बेसिकली गौरी खान, इनका जो पेशा है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करती है। माई लाइफ इन डिज़ाइन, क्योंकि इन्होंने पूरी ज़िंदगी भर अपने जो है डिज़ाइन से प्यार किया है, तो बुक भी इन्होंने डिज़ाइन पे लिखी है। अपनी ये इन्होंने पहली बुक लिखी है जो कि 2021 में प्रकाशित किया जाएगा, अभी जो है प्रकाशित नहीं किया गया। एक कॉफ़ी टेबल बुक है। इस पुस्तक में उनकी आंतरिक डिज़ाइन परियोजनाओं, घर परिवारों की कुछ अनदेखी तस्वीरें शामिल है। वो अपने डिज़ाइन और शैली के बारे में भी बात करेंगी। तो बेसिकली इस बुक के माध्यम से वो जो अपना एक्सपीरियंस है वो साझा करने वाली हैं। तो ये किताब उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जो थोड़ी एलीट ग्रुप में आते हैं, जिनके घर में लोग आते हैं और देख के वाह क्या बुक है, क्या डिज़ाइन वाला फील आता है। हम गरीबों के घर में ऐसा कुछ तो चलता नहीं, लेकिन फ़िलहाल अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए किताब और राइटर का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। गरिमा, ये ओडिशा जो है सरकार ने जो है लॉन्च किया इसको, और ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्चेज गरिमा स्कीम फॉर सैनिटेशन वर्कर्स। ये इन्होंने सैनिटेशन वर्कर्स के लिए जो है इस्तेमाल किया है। और मैं भूल भी गया था आप लोगों को ये बताने के लिए कि अच्छा हमें स्टेट वाइज जो है CM और जो है गवर्नर के नाम भी जो है लेने होते हैं और आपको सिखाना होता है। तो जो ओडिशा गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जी हैं। और गरिमा नामक एक नई योजना की शुरुआत की। बेसिकली क्या है, इसका जो मेन उद्देश्य है कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना। आपको पता है कि जो स्वच्छता कर्मी होते हैं, सुरक्षा कर्मी तो उनको तो दिया ही जाता है सब कुछ, सारी फैसिलिटी, लेकिन जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, आपको पता है ना कि एक तो उनको समाज में सही से दिया नहीं जाता है वैल्यू। तो ये गरिमा नाम भी जैसे है ना कि उनको गरिमा देना, इस वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम जो है, स्कीम का नाम उन्होंने गरिमा लिखा कि उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको सुनिश्चित की जा सके और उनकी आर्थिक जो प्रतिष्ठा सुरक्षा है उसको भी जो है क्या है सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए क्या किया है, ओडिशा के आवास और शहरी विकास विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन अर्बन मैनेजमेंट सेंटर के साथ एक समझौता किया। ये अर्बन मैनेजमेंट सेंटर जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। मतलब अगर साल के अंत में बैलेंस शीट देखोगे तो ना प्रॉफिट ना लॉस आएगा, सारा का सारा जो पैसा आता है वहीं पे लोगों को काम
जो करने वाले लोग हैं उन्हीं में बढ़ जाता है। प्रारंभ में राज्य सरकार ने योजना के लिए 50 करोड़ रुपए के कोष का आवंटन किया था और स्वच्छता कर्मचारियों के काम के घंटे जो है घटा के जो है 6 घंटे तक सीमित किए जाएंगे। 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होगा इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत। और जो स्वच्छता कर्मचारी होंगे उनके परिवारों को सदस्य स्वास्थ्य बीमा जो है भी जो है मिलेगा उनको। और इस योजना के तहत उनकी जो है स्वास्थ्य की जांच, आवास, शैक्षिक सहायता, गतिशीलता समर्थन और मोबाइल समर्थन, कई तरीके के समर्थन दिया जाएगा ताकि उनको समाज में प्रॉपर और बेहतर तरीके से वैल्यू दी जा सके। तो मेरा मानना है कि ये ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सराहनीय काम है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो जो यहाँ के सीएम हैं वो उद्धव ठाकरे जी हैं, जैसा कि यहाँ पे पिक दिखाई दे रहा है। तो कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र ने मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम शुरू किया है। बेसिकली इसमें क्या करने वाले, इसमें ये घर घर जाने वाले, घर घर जाके लोगों को टेस्ट करने वाले, अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं, कुछ पाए जाते तो उनको उसका उपचार बताने वाले हैं। और यहाँ के गवर्नर के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये नाम है, आप गवर्नर का नाम याद रख सकते हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। इसके बाद हम बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2020 को किस राज्य में 7 शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू की है? तो इन्होंने बिहार में ये शुरू की है। ये नमामि गंगे एक प्रोग्राम सुना हुआ था और अमृत, ये 2 स्कीम थे, उसी के अंदर जो है 7 प्रोजेक्ट इन्होंने चालू किए हैं। ये 7 प्रोजेक्ट नमामि गंगे और अमृत स्कीम के तहत है। तो पीएम मोदी ने बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड इन परियोजनाओं को लागू करेगी। तो बिहार में एक ये क्या है, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, ये संस्था का नाम है। ये इसको लागू करने वाली सारी परियोजनाएं जो है पानी की आपूर्ति, जलमल शोधन संयंत्र और रिवर फ्रंट विकास से संबंधित है। तो ये जितनी भी 7 परियोजनाएं उसमें होने वाला है, पानी की आपूर्ति कराई जाएगी, जलमल शोधन होगा, जलमल शोधन मतलब जो जल में गंदगी रहती है उसका शोधन होगा, और रिवर फ्रंट विकास से संबंधित है। रिवर फ्रंट क्योंकि नमामि गंगे हैं तो आपको पता है नमामि गंगे था क्या, गंगा की सफाई से रिलेटेड स्कीम बनाई गई थी और आज तक कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकला। तो ये रिवर फ्रंट, रिवर के सामने जो उसका फ्रंट होता है उस पर जो सफाई अभियान का काम होता है, उसके विकास का काम होता है, तो उससे संबंधित है सारी की सारी 7 परियोजनाएं। तो नमामि गंगे का जो है ये जो अगर मैं बात करूँ, ये स्कीम कब लॉन्च किया गया था? 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य गंगा में प्रदूषण, आप सभी लोगों को पता है यार, ये सर्वविदित है, गंगा में प्रदूषण को साफ करना और गंगा का संरक्षण करना था। गंगा मैया हमारी कब पवित्र होंगी, ये बड़ा सवाल हुआ करता था। तो अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत ये जून 2015 में शुरू किया गया था। यह बुनियादी ढांचा की स्थापना पर केंद्रित था और बेसिकली इसमें होना क्या था, बुनियादी ढांचा मतलब जो सीवेज का नेटवर्क होता है उसको करेक्ट करना था, पानी की आपूर्ति। हमारा सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो क्या होती है, अगर हम कहीं किसी जगह पे रह रहे हो तो सीवेज का जो नेटवर्क है वो प्रॉपर साफ सफाई होना चाहिए और पानी की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो जो अमृत था वो बेसिकली इसी पे था, नाम भी अमृत लिखा हुआ है। अमृत मतलब पानी, अमृत वाला अमृत नहीं जो भगवान शंकर जी जो है वहाँ से निकाले थे समुद्र मंथन से। इसके बाद अगले न्यूज़ की तरफ चलेंगे। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पाद के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये जूही चावला को जो है नियुक्त किया है। ये बेसिकली हाइजीन सेगमेंट में है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बोरो प्लस, ठीक है। तो इमामी ने जो है क्या किया है, जूही चावला को जो है बोरो प्लस के लिए जो हाइजीन रेंज की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है। अब ये प्रमोट करते हुए नज़र में आएंगी। किल्स 99.99%। ब्रांड एम्बेसडर चुनने का सीधा सीधा कंसेप्ट होता है भाई कि प्रचार करेंगी, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएंगी, क्योंकि हम इन जनरल लोगों को नहीं सुनते हैं। जूही चावला बोलेंगी तो हम सुन लेंगे, ठीक है। ये पुराना परसेप्शन हुआ करता था, आजकल लोग स्मार्ट हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो आज 17 सितंबर और यहाँ 16 सितंबर है। और जब हम 17 सितंबर होता है तो एक दिन पहले का डे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में रिकॉर्ड होता है और न्यूज़ एक दिन पुरानी होती है। तो 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाएगा। ओजोन आपको पता है क्या काम करता है? ओजोन पे बेस, ओजोन जो लेयर होती है पैराबैग्नी जो है सूर्य की किरणों से हमें बचाती है, और ओजोन लेयर में डिफ्लेक्शन जो होता है, जो उसमें छेद होते हैं, उस छेद का कारण पूछा जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसेज होती है, CFC ये अक्सर करके आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग याद रखिएगा। लेकिन बड़ा सवाल है 13, 9 और 15 सितंबर को क्या होता है? तो पहले तो 15 सितंबर की बात कर लें तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी होती है, और 2020 का जो थीम था वो कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी था।
नेशनल इंजीनियर्स डे भी 15 तारीख को मनाते हैं और 15 तारीख की करंट अफेयर आज ही हम लेके चल रहे हैं। 9 सितंबर को हिमालयन डे मनाया जाता है। थीम 2020 का जो था हिमालयाज एंड नेचर है। और 13 सितंबर की बात करूं तो 2 बार रिपीट कर चुका हूं ऑलरेडी, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग बताइए। हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। इसका थीम क्या रहा है? ओजोन फॉर लाइफ। ध्यान रखिएगा, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन है और ये वियना कन्वेंशन के 35 वर्षों को चिन्हित करता है। वियना कन्वेंशन ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पे हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, स्टैटिक जीके की बात नहीं कर रहे हैं। स्टैटिक जीके में आएंगे तो कभी वियना कन्वेंशन या कभी भी कोई कीवर्ड्स आएगा तो उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन में चलेंगे। अगर मैं एक एक चीज़ और एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत गैस की एक नाजुक परत ढाल है जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है और इस प्रकार यह पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करती है। देखो भाई साहब, ये जो हमारा वातावरण है ना, वातावरण में एक परत होती है ओजोन लेयर की, और सभी लोगों को पता है कि ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती है। लेकिन इसमें छिद्र हो गया था, आपको पता है ना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए जिम्मेदार होती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद जो है अगला है, किसे राज्यसभा के सभापति के रूप में फिर से चुना गया है? तो हरिवंश नारायण सिंह, इनको दोबारा से चुना गया है। थोड़ा सा इनके विषय में जान लेते हैं हम। हरिवंश नारायण सिंह को लेके, जनता दल के सांसद हैं ये हरिवंश नारायण सिंह, इनको पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को, पहली बार 8 अगस्त 2018 को जो है राज्यसभा के उप सभापति चुने गए थे और इनका जो कार्यकाल था वो अप्रैल 2020 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये दोबारा चुने गए हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री? आपको याद है कि जापान के प्रधानमंत्री की हम चर्चा कर रहे थे और मैंने लास्ट वाले करंट अफेयर के डे पे मैंने नाम बताया कुछ और बच्चों का कमेंट आने लगा कि अरे यार सर आप अपडेट रहा करो। लो देखो अपडेट आ गया है। योशिहिदे सुगा ये 16 तारीख से ही जो है अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और जो हमने आपको लेक्चर डिलीवर किया था वो 14 तारीख को, लेकिन खबर पहले ही आ गई थी कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। तो योशिहिदे सुगा ये कहाँ है? जापान के जो है नए प्रधानमंत्री चुनने गए हैं और ये है इनका थोड़ा सा फेस, आप देख लीजिए, ठीक है। तो जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव, ये पहले जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव रहे हुए थे, अब ये जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे योशिहिदे सुगा। देश की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो LDP है, के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए हैं। 71 वर्षीय अधिकारी 16 सितंबर 2020 को कार्यकाल संभालेंगे, मतलब कल की डेट पे इन्होंने कार्यकाल संभाला हुआ है। अगस्त 2020 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी चुनने के लिए कराए गए पार्टी चुनाव में सुगा को 534 वोटों में से 377 वोट मिला था। जब भी नया भाई लीडर चुनना होता पार्टी में तो हमेशा वोट कराया जाता है। वोट इनको 534 में से 377 वोट मिला था। तो अब जो है ये शिंजो आबा को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है और शिंजो आबा जो स्वास्थ्य कारणों की वजह से अब प्रधानमंत्री पद से हट गए हैं और अब कौन हो गए? योशिहिदे सुगा। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि रिसेंट चेंज है। अगर कोई एग्जाम तुरंत हुआ तो ज़रूर पूछ लिया जाएगा। सिटी ग्रुप ने किसको अपना नया पहली महिला CEO चुना है? सिटी ग्रुप ये बैंकिंग नेटवर्क है, विश्व स्तरीय बैंक है सिटी ग्रुप पूरा का पूरा। तो जेन फ्रेशर को इन्होंने नया CEO चुना है, नया CEO चुना और पहली महिला CEO है सिटी ग्रुप की। क्या है? जेन फ्रेजर नेम्ड द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी ग्रुप। तो सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला CEO होंगी। वह माइकल कार्बेट का स्थान लेने वाली हैं, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त होगा। इन्हें चुन लिया गया है, लेकिन जो अभी करंट CEO हैं वो माइकल कार्बेट हैं और ये 2021 में अपना पदभार संभालेंगी जब ये हटेंगे। माइकल कार्बेट जब हटेंगे तब ये अपना कार्यकाल संभालेंगे। विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर को जो है कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। समीर कुमार खरे को ADB का जो है
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है चुना गया है। तो ये दो नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। राजेश खुल्लर अपॉइंटेड एट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक एंड समीर कुमार खरे अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एडीबी। आईएएस अधिकारी जो है राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में 4 देशों को रिप्रेजेंट करेंगे, भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। जैसे यहाँ पे आगे लिखा हुआ है आईएएस अधिकारी, इसका मतलब पता चल गया था कि भाई भारत की तरफ से ही होंगे और भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक के समूह में देखो 25 कार्यकारी निदेशक है। क्या है? 25 कार्यकारी निदेशक हैं, जिसमें से एक ये भी अब रहेंगे। अलग अलग देशों को जो है मतलब अलग अलग देशों को चुनने के लिए, अलग अलग कार्य क्षेत्र को चुनने के लिए अलग अलग तरीके से जो है निदेशक होते। तो 25 कार्यकारी निदेशक मिलकर जितने भी विश्व बैंक में देश रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो सारे के सारे सभी देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं या तो पद पर नियुक्त किए जाते हैं अथवा चुने जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक देश की तरफ से एक हो सकता है और कई बार क्या होता है 4-5 देशों की तरफ से मिलकर कोई एक जो है बंदा रिप्रेजेंट करता है कार्यकारी निदेशक के रूप में। तो अभी क्या है कि भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका की तरफ से आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर जो है इस पद पे बैठने वाले हैं। समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक एडीबी मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि मैंने आपको बताया भी। और ये रहा आज का आपका करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर आपको पसंद आया हो। नीचे सुझाव देना अपना ना भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा और मेरा टारगेट का जो लाइक का जो टारगेट है वो 500 प्लस। बस सिंपल सा छोटे छोटे टुकड़ों में चलेंगे। जब आपको करंट अफेयर और पसंद आने लगेगी तो आप खुद और लोगों को शेयर करेंगे।